We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 11 में। हमने लेक्चर नंबर 10 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 जो है ये इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 1 का ट्रिपल सी के पहले चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पूरा चैप्टर 1 की जो बचे हुए टॉपिक्स और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, उस टॉपिक को पूरा आज हम ख़त्म करेंगे। उसके पहले आप लोग को मैं ये बता दूं, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है अभी तक ट्रिपल सी के ऑनलाइन कोर्स की, इसमें हमारे अभी तक 10 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो आप इसको तुरंत एक्सेस करें। आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे, A to Z, मतलब 1 to all। जितने भी आपको लेक्चर्स इसमें आएंगे इस प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे इसी जगह, एक ही जगह पे आपको सब मिलेगा, वो भी सीरीज़ में मिलेगा। आपको ये नहीं है कि पहले कुछ टॉपिक पढ़ा दिया गया, पहले कुछ टॉपिक, सब एकदम सीरीज़ में चल रहा है। और यहाँ पे अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो थंबनेल है इनका, मतलब ऊपर जो शो हो रहा है ये अभी नेम मतलब नहीं शो हो रहा है कि हम उस टॉपिक में क्या पढ़ाए हैं, बस लेक्चर नंबर शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे लेक्चर 3 या लेक्चर 4, 5 ये लिखा है। तो अभी मैं मतलब टाइम मिलेगा तो मैं इसको फिर ऊपर थंबनेल इसका चेंज करूँगा और वहाँ पे आपको टॉपिक नेम्स मिल जाएंगे कि किस लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ाया गया। तब आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा, तब आप अपने जो टॉपिक आपका वीक होगा आप उस टॉपिक को भी 20 से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप शुरू से लास्ट तक एक्सेस करें जिससे कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जिसको आप दिक्कत बन जाए, जो आपके लिए दिक्कत बन जाए आगे चल के। तो चलिए वो तो बातें हो गई, आप एक्सेस कर चुके होंगे प्लेलिस्ट, मुझे ऐसी उम्मीद है। और करते हैं हम अपना लेक्चर स्टार्ट, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक हमारा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमने पहले बता दूं लेक्चर नंबर 10 में पूरा सॉफ्टवेयर हमने कवर कर लिया था टॉपिक, ये आपको पता होगा। और इसी में अब हम मतलब सॉफ्टवेयर में ही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो मेजर कैटेगरीज थे उनको हमने कवर कर लिया था। तो अब ये कुछ जो हम लोग के जनरल यूज़ वाले सॉफ्टवेयर है इस टाइप के हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे चैप्टर 1 में दिया है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि कोई टॉपिक छोड़ना मैं नहीं समझता, ठीक है, सब कुछ जानना चाहिए। और ये जो कोर्स है हमारे गवर्नमेंट के, आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह आजकल कंप्यूटर की नॉलेज मांग रहा है, तो उस जगह आप इसको यूज़ करते हो। तो इसी तरह इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स ऐड किया गया है जो गवर्नमेंट की ओर से अलॉटेड है, गवर्नमेंट ने जिनको बनाया है, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनवाया है उस सॉफ्टवेयर्स को, वैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड किया गया है, उनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लें और मैं पढ़ा दूँ। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पहले पढ़ेंगे इसका डिटेल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर refers to something that can be modified or shared as, यहाँ कैज लिखा है, as it's designed publicly accessible। मतलब ये कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर सॉफ्टवेयर बन के पब्लिक में चले गए, मतलब सबके पास आ गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि हाँ भाई आप भी डाउनलोड कर लो, सब लोग डाउनलोड कर लो, तो उसके बाद भी जिन सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी चाहे तो उसको, मतलब उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस दिए होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आप अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो निकल के आ रहा है OSS, ओपन का O, सोर्स का S और सॉफ्टवेयर का S, यानी OSS। अगर कहीं पे OSS नाम है तो आप उसे समझ जाइएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। फिर इसमें सेकेंड लाइन में लिखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS, जैसे कि यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। वही चीज़ इसमें भी बोल रहा है, बस एक सोर्स कोड अलग वर्ड ले आया है। इसमें कह रहा है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये उनके सोर्स कोड, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जो भी कोडिंग करके वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो पूरे कोड्स के साथ पब्लिक लोगों के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए वो अवेलेबल होते हैं। मतलब हम उसको, उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा, मतलब कि उस पर कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने ये क्यों किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, MySQL एक्सेट्रा। ये जो है लिनक्स, यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, MySQL एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आपको ये नहीं जानना है इनके बारे में, आपको बस ये जानना है कि ये क्या है, ठीक है। तो फिर इसमें अगला एक और है हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर कंसीडरिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ये कि आपको अगर जैसे कोई सॉफ्टवेयर बता दे, कोई आपको सॉफ्टवेयर का नाम बोले, तो आप कैसे जानोगे कि भाई वो
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि नहीं, उसको किस आधार पे कंसीडर करोगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि नहीं। इसी तरह मतलब किस आधार पे किसी सॉफ्टवेयर को प्रमाणित किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से, OSS के नाम से, वो सारे क्राइटेरिया यहाँ बताए गए हैं। तो पहला, सॉफ्टवेयर आर मस्ट अवेलेबल फॉर फ्री और एट एनी लो कॉस्ट। मतलब या तो वो सॉफ्टवेयर फ्री में पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, या तो बहुत लो कॉस्ट, मतलब इतना हैवी कॉस्ट ना हो जो पब्लिक को पे करने में भी दिक्कत हो। लो कॉस्ट में जो सबके द्वारा अफोर्डेबल हो, उस टाइप के जो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूड है, मतलब सोर्स कोड जरूरी है, यानी उसका मॉडिफिकेशन पब्लिक कर सकती है। जिसको आता हो कुछ सोर्स कोड, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा, इंजीनियरिंग कर रहा होगा, इस टाइप का जो भी कर रहा होगा कोर्स अपना, उसको अगर एडिट करना आता है, सोर्स कोड के बारे में पता है, तो वो उसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बनाता है, जो इसका डेवलपर है, उसको इसका सोर्स कोड देना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूड करना ज़रूरी है उस पैकेज के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ ओपन सोर्स देना है उसको। फिर एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। अब सोर्स कोड जब दिया गया है, इंक्लूड किया गया है उस पैकेज के साथ, तो उसको कोई भी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है, छेड़छाड़ उसमें कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। तो वही चीज़ लिखा है कि इसमें अलाउ होता है, सबको अलाउड होता है कि आप अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके सोर्स कोड में, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मॉडिफाइड वर्जन मस्ट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि किसी ने क्या, उसके जो डेवलपर हैं या फिर कोई भी, उसने कोई नया वर्ज़न निकाला है, उसका जो डेवलपर है उसने नया वर्ज़न निकाला, मतलब जो आपको एक बार सॉफ्टवेयर दिया गया था उसमें कुछ नया ऐड किया है, तो जो नया आप ऐड करते हो वो पब्लिकली में मस्ट आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपको फिर अनाउंस करना है कि हाँ भाई हमने ये एडिट किया, आप लोग इसको अपडेट कर लो अपना ऐप। बस ये सारे क्राइटेरिया थे जिनके आधार पे हम कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पहचानते हैं और उस कैटेगरी में रखते हैं। अब चलते हैं आगे, एक और कैटेगरी का सॉफ्टवेयर होता है, ये भी कॉमन यूज़ का ही है, मतलब कॉमन यूज़ का नहीं है, मतलब नॉर्मल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ये है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब इस पे बोलने में थोड़ा टफ भले लग रहा होगा आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने में, लेकिन आसान है, वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ लो। प्रोप्राइटरी, PRIETARY, फिर सॉफ्टवेयर तो बोल ही लेते हो सॉफ्टवेयर, मैंने भी बल्कि तोड़ के ही पढ़ के बोला हूँ, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं, इसमें लिखा क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेट इज़ ओन्ड बाई अ इंडिविजुअल और अ कंपनी। मतलब ये जैसे कि हम अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, इसमें था कि इसको कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है या ये सब, तो इसमें क्या होता है कि उसका उल्टा मान लो एक तरह से। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये पब्लिक के लिए नहीं किया जाता, ये पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता है, ये कुछ कोई इंसान अगर मान लो अपना कुछ पर्सनल काम करना चाहता है तो वो अपने लिए बना सकता है, या फिर कोई एक कंपनी के लिए, किसी कंपनी के जो पर्सनल काम होते हैं, अंदर कंपनी के इंटरनल काम होते हैं, उन सब टाइप के लिए कंपनी के लिए डिसाइड किया जाता है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं। देयर आर ऑलवेज मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑन इट फॉर यूज़ एंड, यहाँ पे स्पेलिंग आई मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप इतना समझ सकते हो। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन इट फॉर यूज़ एंड इट्स सोर्स कोड इज़ ऑलवेज केप्ट सीक्रेट। मतलब ये कह रहा है कि इसके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए इसके यूज़ के ऊपर। मतलब कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो कोई कंपनी के बाहर का बंदा, मतलब जो उसमें काम ना करता हो या तो उस कंपनी से कनेक्टेड ना हो, उस टाइप का कोई इंसान जो होगा उसके ऊपर मस्ट मेजर रिस्ट्रिक्शन, मतलब उसको रोक दिया जाएगा एकदम से कि आप नहीं यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर, ये इस कंपनी के लिए इंडिविजुअल, मतलब उसके लिए बनाया गया है, ओनरशिप उसके पास है। और इसका जो सोर्स कोड होता है इन सॉफ्टवेयर्स का वो एकदम प्राइवेट रखा जाता है, कि सीक्रेट रखा जाता है। मतलब जो बनाया है वो और जिसके लिए बनाया है वो, इन दोनों के बीच में ही वो सोर्स कोड रह जाएगा, और उसके अलावा इनका सोर्स कोड किसी को नहीं मिलता है। और जब सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा। फिर अगले लाइन में दीज आर कॉपीराइटेड, मतलब ये कि अगर बाई चांस मान लो बहुत बड़े बड़े आजकल जैसे हैकर्स भी हैं, टाइप के लोग हैं, तो वो सॉफ्टवेयर को किसी तरह उसका सोर्स कोड निकाल के अपना कुछ करके उसी में एडिट करके बना के पब्लिक पोस्ट कर देते हैं, तो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई करता है तो जो ओरिजिनल ओनर है इस सॉफ्टवेयर का वो कॉपीराइट करेगा। यार यहाँ देखो स्पेलिंग मिस्टेक थी, किसी ने मतलब कमेंट बॉक्स में बताया भी नहीं, मैं भी ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ऊपर मिस्टेक थी। हाँ, तो वही है कि इसमें तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा, उनकी ओर से तुरंत क्लेम हो जाएगा कि आपने मेरा सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किया, इसमें क्यों मॉडिफाई किया जब इसकी रेस्ट्रिक्टेड था, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो आपने यूज़ क्यों किया, कि इस टाइप का भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन आर टोटली इम्पोज्ड बाय द पब्लिशर और डेवलपर। मतलब ये कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसके किसके पास जाना है, कौन कौन यूज़ करे सॉफ्टवेयर, या फिर इसमें क्या क्या कौन चेंज कर सकता है, ये चीज़ टोटली जो डेवलपर होता है, डेवलपर मतलब जो बनाया होगा वो, और
पब्लिशर मतलब जिसके लिए बनाया होगा, जो आगे का काम उसका करेगा, वो इन दोनों के बीच रहता है। इन्हीं दोनों द्वारा किया जाता है कि ये किसको देते हैं सॉफ्टवेयर, किसको नहीं देते हैं, कौन एडिट करेगा कौन नहीं करेगा, सब वही डिसाइड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा। ओपन सोर्स का एकदम उल्टा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है और इसमें आपको हर जगह रिस्ट्रिक्शन मिल जाएंगे, बस यही जानिए। फिर एक अगला टॉपिक अपना आता है IT गैजेट्स। अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर से बाहर निकले हैं, लेकिन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से बाहर निकले। अभी आपको मोबाइल के एप्लीकेशंस पे लाऊंगा जिसमें आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, IT गैजेट्स क्या होते हैं? IT गैजेट्स पे पहले हिंदी बता दूँ। कुछ ऐसे गैजेट्स जो आप समझ लोगे, वो डोरेमोन वाला गैजेट नहीं है। मतलब इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमारे काम को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। और गैजेट नाम तब दिया जाता है मोस्टली जब वो थोड़े, उनका साइज़ छोटा हो और हर ईज़ी टू हैंडल हो, हमारे लिए बहुत आसान हो जाए उसको यूज़ करना, हमारे लिए अच्छे काम करें, तब उसको गैजेट्स नाम दे दिया जाता है। तो ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं लिखा क्या है। अ गैजेट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कह रहा है कि गैजेट जो होता है एक डिवाइस होता है, ये भी एक तरह से जैसे कंप्यूटर एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जिसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, मतलब निर्धारित फंक्शन होते हैं कि उसको ये काम करना है। इन एडिशन यूजली हैज स्मॉल साइज, जैसे कि मैंने बोला कि ये साइज़ में छोटे होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, हम लोग आसानी से इसको होल्ड कर सकें अपने हाथों में या फिर इधर उधर ले जा सकें, ये सब टाइप की चीज़ होते हैं। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज इन अकॉर्डेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। मतलब ये कि ये इनके जो काम होते हैं आप एकदम प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, मतलब आपके थिंकिंग के आधार पे आप जो चाहो करवा सकते हो इससे। मोस्टली आजकल जितने हैं, आप जो जो सोचो आजकल हर चीज़ करके आपका मोबाइल है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, सब चीज़ें आपको करके दे देता है। तो ये लिखा और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तुरंत, मतलब कोई नया चीज़ आया तो वो आपके फ़ोन में तुरंत आ जाएगा, इस टाइप की चीज़ इसमें तुरंत आती है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम एग्जांपल्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, बल्कि मुझे लगता है आप सबको पता होगा इन एग्जांपल्स के बारे में। पहला है टैबलेट। टैबलेट जो होता है ये थोड़ा सा स्मार्टफोन जो हमारे होते हैं मोबाइल एंड्रॉयड, उनसे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनसे साइज़ में छोटा होता है। फंक्शन इसमें मोस्टली जो होते हैं हमारे टैबलेट्स स्मार्टफोन वाले होते हैं, मतलब जो एंड्रॉयड वर्जन आता है, मैक वर्जन आता है, मतलब आईफोन वाले, तो जो एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में चलेंगे वही इसमें चलेंगे, बस स्क्रीन साइज़ बढ़ जाएगी, थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा बस। फिर हमारा आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आप सब लोग यूज़ करते हो, मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस, जो पहले छोटा वाला मोबाइल आता था नोकिया वाला, उससे थोड़ा बढ़ के, जिसमें हमारे आजकल के एप्लीकेशंस होते हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और ये सब चीज़ होते हैं। फिर एक आता है हमारा स्मार्ट बैंड। स्मार्ट बैंड जो होता है ये एक तरह से मान लो हमारे हेल्थ को ज़्यादा शो करता है, मतलब अपने हाथ में एक वॉच टाइप का होता है जिसको हम अपने हाथ में बैंड और वॉच का मिक्सचर मान लो पहन लेते हैं। उसके बाद हम अगर मान लो किसी के हेल्थ बहुत मोटा, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई पतला इस टाइप का, तो उसको वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, स्मार्टफोन से इंस्ट्रक्ट करता है आप एक दिन में इतना दौड़ो, इतना खाओ, तो वो सब आपका मेजर करता है आपने उतना किया कि नहीं, आपको कितना और करना है, कितना आपसे शरीर पर ध्यान देना है, ये सब चीज़ आपके हेल्थ की जो भी एनालिसिस होती है वो सब ये शो करता है आपको। फिर एक आता है ब्लूटूथ स्पीकर। ये ब्लूटूथ स्पीकर कुछ इस टाइप के, मतलब पहले जो वायर वाले होते थे, पहले फ़ोन में लीड लगाओ फिर आपकी म्यूज़िक प्ले होंगे, लेकिन आजकल आ रहे हैं कि आपके हर फ़ोन में ब्लूटूथ होता है, हर पीसी में, टैबलेट में, हर जगह ब्लूटूथ है। आप अपने डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करें, स्पीकर ऑन करें, आपका वो कनेक्ट हो जाएगा बिना वायर से, वायरलेस उसका वॉइस ट्रांसफ़र होगा ब्लूटूथ के द्वारा। फिर एक आता है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच से नाम ही इसका क्लियर है, स्मार्टफोन से मैच कर रहा है, मतलब ये घड़ी टाइप का होता है, थोड़ा सा साइज़ स्क्रीन की मान लो बड़ी हो सकती है। तो ये जो होता है ना पूरी तरह एक, मान लो अगर एक फ़ोन है आपका स्मार्टफोन है, उसको छोटा करके एक घड़ी में डाल दो, मतलब एक घड़ी के साइज़ में उसको बना दो, तो वो आपका स्मार्ट वॉच बन जाएगा। आपके सारे एंड्रॉयड वाले फीचर कर सकता है, बस थोड़ा कम इसकी पावर होगी, कैपेबिलिटी कम होगी, लेकिन करेगा सारे काम आपकी, भले थोड़ा देर में करे या फिर स्लो करे। लेकिन स्मार्ट वॉच जो होता है ये भी एकदम आपकी फ़ोन की तरह सारे फंक्शन करने के लिए बनाया जाता है, कॉल करना हुआ, बात करना हुआ, गाना सुनना हुआ, इंटरनेट चलाना हुआ, सब कुछ। फिर आता है गूगल ग्लास। गूगल का ग्लास एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे चश्मे जैसा होता है, इसको हम लगा लेते हैं और जो उसकी चश्मे का जो लेंस होता है उस पर हम इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च करना या इस टाइप की जो भी चीज़ें हम सेव किए हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उस स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। ये आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में आता है। फिर एक आता है हमारा स्पाई पेन। स्पाई पेन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एकदम पेन जैसा दिखता है, हम इसको अपने शर्ट के जेब में रख लें और इसको कहीं भी हम चले जाएँ। अगर मान लीजिए हम कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ का अगर हम फ़ोन से वीडियो बनाएंगे तो लोग कहेंगे भाई आप इतना हम पे भरोसा नहीं, आपको वीडियो बना रहे हो ये वो, तो उस समय के लिए स्पाई पेन यूज़ करते हैं। इसमें कैमरा लगा होता है, मेमोरी कार्ड लगा होता है, बैटरी लगी होती है, एकदम पेन में, एक पेन साइज़ के डिवाइस में सब कुछ फिट होता है। ये आप अपने शर्ट के जेब में रख लो, आप कहीं भी जाओ, जो भी आपकी बातचीत होगी वहाँ का वीडियो फुटेज होगा सब कुछ ये रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको IT गैजेट्स जितने भी हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। और हम फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार और इनके नाम आपको रिवाइज़ करा दूँ आईटी गैजेट्स के। पहला है टैबलेट, दूसरा है स्मार्टफ़ोन, तीसरा है स्मार्ट बैंड, फिर है ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास मतलब जो गूगल की ओर से बना है, ग्लास एक है, चश्मा है, वो शीशा वाला ग्लास नहीं मतलब चश्मा टाइप का है, जिसमें हम अपने सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जितने विजिबल डेटा होते हैं हमारे डायरेक्ट आँख के सामने आ जाएंगे और विजिबल होगा हम लोग को। फिर एक स्पाई पेन, बस। फिर चलते हैं अगले टॉपिक में। तो हमारा अगला टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशंस। अब मोबाइल एप्लीकेशंस, इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से पहले से पता होगा। आप सब लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते आ रहे हैं, यूज़ करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन अब इनको थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। होते क्या, मोबाइल एप्लीकेशंस आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल ऐप्स। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि फ़ोन में आपके ये ऐप है, वो ऐप है, इस टाइप के ये मोबाइल ऐप्स भी इनको कहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को एक तरह से एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया गया है, APP यानी ऐप्स। तो यही चीज़ पहले लाइन में था कि मोबाइल एप्लीकेशंस आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल ऐप्स। मैं रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। दीज आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट डेवलप फॉर मोबाइल डिवाइस। मतलब ये कि ये सॉफ्टवेयर ये भी होते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कोडिंग करके बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है, उसी तरह से ये भी हमारे सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, इनको भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग से बनाया जाता है। लेकिन इनको हमारे मोबाइल ऐप्स के लिए बनाया जाता है, मतलब मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है। जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा भी है सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। तो इस टाइप के जो हमारे डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, मोबाइल के डिवाइसेस, मतलब मोबाइल टाइप के जो भी हैं, फ़ोन हमारा हो गया, इन सब टाइप का जो भी होता है। जैसे आजकल कंपनी पे नहीं मैं बात करूंगा भाई, मैं बोलने वाला था, रुक गया। तो बस सिंपली इतना जानिए कि मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दे टर्न मोबाइल डिवाइस इनटू मिनिएचर पावर हाउस ऑफ फंक्शन एंड फन। बहुत अच्छी लाइन लिखी इसमें कि ये हमारे जो मोबाइल डिवाइस होते हैं ना उसको एक छोटा पावर हाउस बना देते हैं। मतलब पावर हाउस मतलब क्या, मतलब पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाए, हर चीज़ का पावर की सप्लाई वहाँ से हो, हर चीज़ हो आप वहाँ पे, आप जो मांगो वो रहे। तो उसी को एक तरह से बिजली वाला पावर हाउस नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, लेकिन एक तरह से पावर हाउस को वर्ड, आप वर्ड की मीनिंग मत देखिए, यहाँ पे देखिए उसको यूज़ किस लिए किया जा रहा है। यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारा मोबाइल है उससे हम कई सारे काम करा सकते हैं। आजकल हर चीज़ हमारे मोबाइल पे हो रहा है, और अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम फन यानी इंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनना हुआ, गेम खेलना हो, इस टाइप की भी चीज़ करते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारे मोबाइल डिवाइस जो होता है ये एक छोटा पावर हाउस बना दिया गया है कई सारे फंक्शंस का, और हमारे लिए बोर होने पे या फिर मूड अच्छा करना है तो फ़न के लिए उसमें म्यूज़िक हमारे आ जाएंगे, वीडियो आ जाएंगे, गेम्स आ जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें, पिक्चर्स आ जाएंगे, जो आपकी मर्जी वो फ़न में आ जाएंगे। फंक्शंस में आपके बहुत सारे आ जाएंगे, बिल पेमेंट, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, बहुत सारे हैं आपके, सोशल मीडिया, ये सब भी एक तरह से आप फंक्शन के तौर पे ले लो, फ़न पे भी ले लो, ये मिक्स आते हैं। इनका कन्फ्यूज़न है मेरे को भी क्योंकि कई लोग बिजनेस के तौर पे यूज़ करते हैं, कई लोग मज़े के लिए यूज़ करते हैं। भाई अब जैसी जिसकी यूज़, हर चीज़ को हर तरह से यूज़ किया जा सकता है। फिर अगले लाइन में लिखा है सम डिवाइसेस आर प्रीलोडेड एप्स बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मतलब ये कि जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, ये कुछ ऐप्स हमारे फ़ोन में जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तभी हमारे फ़ोन में ये पहले से मिलते हैं, कई सारे और प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। मतलब हमारी जो मोबाइल की कंपनी होती है, जिस भी कंपनी का आप फ़ोन लें, जैसे MI का अगर आप फ़ोन लें तो रेडमी, तो रेडमी के कई सारे आपको उसमें एप्लीकेशन मिल जाएंगे, MI स्टोर, MI पे, फलाना धमाक, जो भी होते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस आपको कंपनी की ओर से मिल जाएंगे। कुछ नॉर्मल यूज़ वाले भी, जैसे फेसबुक आजकल हर फ़ोन में आपको इंस्टॉल मिल रहा है। बीच में ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन अब तो अप डाउन हो गया वैसे, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक हर फ़ोन में आपको फेसबुक ज़रूर इंस्टॉल्ड मिल रहा था। बहुत ज़्यादा मेजर यूजिंग ऐप है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में से। फिर अगले लाइन में है बट मैनी मोर ऐप्स आर अवेलेबल इन डिवाइस ऐप स्टोर, एग्जाम्पल गूगल प्ले स्टोर। मतलब ये कि कुछ ऐप्स तो हमारे फ़ोन में कंपनी द्वारा पहले से डाल के दिए जाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी हम कई सारे ऐप्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन में अवेलेबल होते हैं। जो हमारे फ़ोन में एक जगह होती है ऐप स्टोर, जो हमारे नॉर्मल यूजुअल, अगर एंड्रॉयड आप यूज़ करो तो उसमें गूगल प्ले स्टोर नाम से होगा। तो उस तरह का जो भी हमारे फ़ोन में स्टोर दिया होगा, हमारे डिवाइस में स्टोर दिया होगा ऐप का स्टोर, वहाँ पे कई सारे और ऐप अवेलेबल होते हैं, ऐप जिनको हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर लिखा है मोबाइल ऐप फंक्शन, से हेडिंग है, इसके अंदर कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं। The purpose of these apps is to provide us various functions like productivity and navigation to entertainment, sports, fitness, and just about any other imaginable। यहाँ पे and लिखा है, यहाँ पे होगा and, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ and कहाँ से आ गया।
वैसे टाइप मैंने ही किया है इसलिए हो जाता है कंफ्यूज, बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, रात का टाइम है। वो आपका बात नहीं है, वो मेरी बात है, वो मेरा चिंता है मैं कैसे करता हूँ, आप बस पढ़ो मैं जो बता रहा हूँ। तो इस लाइन में लिखा है कि जो हमारे मोबाइल ऐप्स होते हैं इनका जो पर्पज़ जिनके लिए इनको बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे कई सारे प्रोडक्टिविटी, मतलब मान लो अगर आप बिजनेस चला रहे हो, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, इस तरह काम, और उसमें भी हमारी हेल्प कर दे। और नेविगेशन, मतलब एक तरह से हमें अगर वही जैसे कि मैंने बताया कि कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बोर हो रहे हैं तो हमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ दिखाया, हमें गेम के बारे में जानने का मन है तो वहाँ तक हमें नेविगेट करे, गेम के बारे में हमें दिखाए, फिटनेस हमें हेल्थ सही करनी है तो वो दिखाए, और ऐसी कई सारी चीज़ें जितना आप सोच सको, मतलब जो नॉर्मल पॉसिबल है आप सोच सकते हो, पॉसिबल भी है, ऐसी कई चीज़ों के लिए हमारे मोबाइल ऐप्स के फंक्शन होते हैं, मोबाइल ऐप्स को बनाया जाता है। फिर लिखा है फेसबुक इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब जैसे कि मैंने बोला भी, कुछ बीच में ज़्यादा ट्रेंड था कि सारे जो मोबाइल के कंपनीज थे वो फेसबुक प्री लोडेड देते थे, मतलब उसी आधार पे यहाँ लिखा है कि जो फेसबुक होता है ये बहुत वाइडली यूज ऐप, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स इसके, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल नहीं है, गूगल तो इससे ज़्यादा है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह के जितने भी आपके अदर प्लेटफॉर्म्स हैं और फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, उनमें फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज्ड ऐप है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स इस पर अवेलेबल है, आपके डेली यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। फिर लिखा है मैनी ऑनलाइन एंटिटीज़ हैव बोथ वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स। मतलब ये कि जैसे कि आजकल मोबाइल ऐप्स का ट्रेंड ज़्यादा चल गया, तो पहले जो कंपनीज होती थी या कोई इंस्टीट्यूशन होता था उनका सिर्फ एक वेबसाइट होती थी कि आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आजकल आपको उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशंस भी मिल जा रही है कि वेबसाइट पे भी, और अपने फ़ोन में आप उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी का मोबाइल ऐप रख लो, आप वहाँ से भी हर चीज़ एक्सेस कर सकते हो बिना अपने ब्राउज़र में गए। तो आपके लिए एक और मैं एक तरह से नॉलेज लेके आया हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, नोटिस लेके आया हूँ कि हमारा जो IQ एजुकेशन चैनल है अभी, तो इसकी भी वेबसाइट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक रहता है, उस पर आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। और कुछ दिन बाद मैं इसका डेवलप कर रहा हूँ एक मोबाइल का एप्लीकेशन, इसका भी हम मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। एक बार कंप्लीट बन जाए मैं खुद अपने हाथ से उसको डिज़ाइन करूँगा, पूरा मैं एप्लीकेशन मोबाइल ऐप अपने हाथ से बनाऊँगा, मतलब हाथ से नहीं अपने कंप्यूटर से बनाऊँगा, हाथ से टाइप करूँगा, कोडिंग करूँगा, जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तो ठीक है, ये तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन नोटिस। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ पे सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड मोबाइल ऐप्स इन इंडिया आर। यहाँ पे कुछ ऐसे इंडियन ऐप्स का नाम दिया गया है जो उसमें से मोस्टली ऐप या फिर मैक्सिमम सारे ही ऐप जितने का यहाँ नाम दिया है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मोडिफाइड कराए गए हैं, मतलब बनाएगी नहीं गवर्नमेंट, बस बनवाया गया, गवर्नमेंट बनवाया, गवर्नमेंट ने पब्लिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया, उसको पब्लिश कराया है। तो उन ऐप्स के बारे में हम जान लेते हैं और उनका काम जान लेते हैं। उनका काम क्या है मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, मुझे पता है। पहला है भीम। भीम UPI का आपने नाम सुना होगा। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये जो ऐप था ये 30 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। ये जो ऐप होता है ये मोस्टली हमारे पेमेंट ट्रांसफ़र यानी कैशलेस हमारे मनी ट्रांसफ़र इस टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें UPI यूज़ किया जाता है। UPI एक हमारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है पेमेंट ट्रांसफ़र का जिसमें आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, आधार भी नहीं मान लो, सिर्फ फ़ोन नंबर, आधार भी मोस्टली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर से आप अपने सारे बैंक अकाउंट एक जगह एक्सेस कर सकते हो। एक बार में जिस अकाउंट से चाहो उससे पैसा निकालो, जिसमें भेजना उसमें भेजो, आपको ईजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो उसी UPI को हैंडल करने के लिए एक भीम नाम का एक ऐप बना दिया गया जो हमारी UPI के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। UPI को एक्सेस करता है, उसके द्वारा हमारे पेमेंट्स करने में, मनी ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करता है। ये भी भारत सरकार द्वारा पब्लिश किया गया था। फिर हमारा अगला ऐप है IRCTC कनेक्ट ऐप। ये हमारा एक रेलवे का ऐप है जिसमें हम अपने फ़ोन पे ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रेन की जानकारी, कब कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या शेड्यूल है, सीट है कि नहीं, हमें करना टिकट, अगर अपना टिकट बुक करना है तो हम वो भी अपने फ़ोन पे घर बैठे कर सकते हैं। इन सब सुविधाओं के लिए IRCTC कनेक्ट ऐप बनाया गया था जो कि 9 अक्टूबर 2014 को रिलीज़ किया गया था। फिर अपना आता है पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप एक वॉलेट टाइप का ऐप है। इसमें आपको जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसी तरह ही आपको एक अपना पेटीएम वॉलेट प्रोवाइड करता है। इसमें आप अपने पैसे रख लीजिए। UPI भी ये भी UPI होल्ड करता है, चाहो UPI यूज़ कर लो, वरना नॉर्मल भी ट्रांसफ़र आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस तरह के भी यूज़ करके भी आपका पेमेंट करता है। आपका ऐप जो है इसमें भी आप अपने बैंक से अकाउंट से पैसे निकाल के इसमें रख सकते हो, जब आपको ज़रूरत है तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर लो या इस तरह का। ये भी एक तरह से हमारे कैशलेस पेमेंट को, कैशलेस मनी ट्रांसफ़र को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था।
उसके बाद इसको बनाया गया था अगस्त 2010 में। डेट नहीं क्लियर है, इसलिए डेट इसमें मेंशन भी नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कब बना है। तो इतना जानिए 2010 में अगस्त में इसका बनाया गया था। तो इस अगस्त अभी ख़त्म हुआ है, मतलब मान लीजिए इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। फिर अपना है माई गवर्नमेंट ऐप। माई गवर्नमेंट ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पहले तो जान लीजिए बनाया गया है, और ये इस सोच को देखते हुए बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट तक अपनी बात डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए यह ऐप बनाया गया। इस पर आप अपने बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, गवर्नमेंट से आप डील कर सकते हो। मतलब डील मतलब कोई वैसा वाला डील नहीं, आप अपनी बात उनको बताओगे, वो समझेंगे, आपको सजेशन देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं, आपके जो भी समस्या होगी उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इस टाइप के सुविधाओं के लिए ये ऐप बनाया गया है। फिर अपना एक आता है डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसको एक तरह से इसलिए बनाया गया है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम ऐसे रखते हैं, कहीं इधर उधर खो जाता है, मिस हो जाता है, ज़रूरत पे मिलता नहीं है, या फिर कहीं कुछ है तो अब उसको पूरा ढूंढा जाए कहाँ है वो, कहाँ रखे थे ये वो। तो इसको देखते हुए ये ऐप बनाया गया है। ये आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज देता है, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक जगह रख सकते हैं, और सिर्फ ये आपके फ़ोन नंबर और आधार को लेके आपके उस जगह को, उस स्टोरेज को एकदम सेफ रखता है। पहली बात तो ये भी जान लीजिए, सिर्फ आधार पे आपके खुलता है वो, आधार फ़ोन नंबर इसको यूज़ करके वो उसको खोल देता है। आप वहाँ से कभी भी जब चाहे जहाँ चाहें वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। कहीं आपको जाना है तो डॉक्यूमेंट हाथ में लेके नहीं जाना है, डिजी लॉकर है, कहीं भी जाएंगे आप ओपन कर लेंगे। और ये जो है ये 1 जुलाई 2015 को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया था। फिर अपना आता है GARVV डबल हो गया, GARV गर्व होगा, सिर्फ गर्व ऐप। ये जो होता है इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, इसका नाम रखा गया है। ये इसलिए बनाया गया था कि जैसे कई सारे ऐसे गांव वाले विलेज एरिया है जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सही से नहीं पहुँच पाई है, लेकिन इतने ज़्यादा गांव हैं भारत में, इतने ज़्यादा विलेज एरिया हैं कि सरकार को भी दिक्कत होती है कि पता करने में कहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे कब दिक्कत हो रही है, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है लोगों को वहाँ के। तो उसके लिए यह ऐप बनाया गया था। इस पर आप आसानी से अपने गांव का विवरण दे सकते हैं, मतलब आपके यहाँ अगर नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं, और सारे डेटा इस पर आपको मिल जाएंगे, किस गाँव तक बिजली पहुँचा, किस गाँव तक नहीं पहुँचा। अप्लाई कर सकते हैं कनेक्शन के लिए, इस टाइप के काम आप इस ऐप से कर सकते हैं। फिर एक अपना आता है माई एम पासपोर्ट सेवा ऐप। एम पासपोर्ट माई नहीं है। तो ये जो ऐप है ये सोच के बनाया गया, जैसे पासपोर्ट लोग बनवाने जाते हैं या फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसके डिटेल देखने के लिए बहुत उनको टाइम लगता है, वेस्ट होता है टाइम बचाने के लिए। एक तरह से सारे ऐप जो है ना, इतना जान लो कि इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया है, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो उसी आधार पे जैसे जो लोग को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है वो इस ऐप पे अपना अप्लाई भी कर सकते हैं आसानी से पासपोर्ट के लिए। फिर आपको वो सारे वेरिफिकेशन के लिए आपको बताएगा, फिर आपका अगर बनने लायक होगा तो बनेगा। और आप अगर पहले से अप्लाई किए हैं तो उसका स्टेटस देख सकते हैं कि क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब। और आपका अगर पहले से है तो आप उसको देख भी सकते हैं, उसका स्टेटस, उसके बारे में, उसकी डिटेल्स, ये सब। इस पासपोर्ट के बारे में जितनी नॉलेज होती है उसके लिए यह एम पासपोर्ट सेवा ऐप हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था। 26 जून 2018 को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया था। फिर आता है अपना ऑनलाइन RTI। ये जो ऑनलाइन RTI है ना, एक तरह से मान लो जैसे आपके सोशल मीडिया होते हैं ना, उनसे अलग है, लेकिन पैटर्न वही है। पैटर्न उन्हीं तरह का होता है, वही पुरानी उन्हीं तरह का पैटर्न होता है, लेकिन उनसे बहुत अलग है। जो सोशल मीडिया है ये हर जगह से एक्सेसिबल है, उस पर हमारी डेटा भी सेफ नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन RTI ऐप है ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का है। ये भारत से बाहर इससे इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। इसमें भी पोस्ट करते हैं लोग, गवर्नमेंट पोस्ट करती है, पब्लिक पोस्ट करती है, एक दूसरे के पोस्ट देखते हैं, शेयर करते हैं, ये सब चीज़ इसमें भी होता है। तो बस इसमें यही है, बहुत सिक्योर्ड है और इसको बहुत सीक्रेट, अगर कुछ ऐसा है जो हमारे सिर्फ भारत के लोगों को ही पता चलना चाहिए और कहीं इधर लीक ना हो, तो जो सरकार ऐसे पब्लिकली नहीं अनाउंस कर सकती वो सब टाइप की डिटेल्स इस पर पोस्ट होते हैं। फिर एक अपना था वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये ऐप ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि नॉर्मल लोगों को एजुकेट किया जाए वोट देने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। तो उसलिए ये जो ऐप है ना, इसमें आपको वोटिंग से रिलेटेड कौन कौन लीडर खड़ा हुआ है ये सब चीज़ आपको इसमें नॉलेज मिल जाएंगी। और आप जैसे कई लोग वोटर, आप लोग जाने होंगे वोटर की एक लिस्ट होती है, वोटर जिसमें आपका नाम है कि नहीं, आप वोट दे सकते हो कि नहीं, वो सब चीज़ आप अगर अपना स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप इस पर अपना नाम देख सकते हो, आपका नाम है कि नहीं, आप जाओ वोट देने की ना जाओ, या फिर आपको जाना है तो किस जगह जाना है। वैसे मोस्टली इंडिया के अगर आप हो और 18 साल पार हो गया तो आपका नाम आ गया होगा। तो वही चीज़ है कि इसमें आप अपना देख सकते हो आपको किस जगह जाना है वोट देने, कितने बजे से स्टार्ट है, सारी डिटेल वोटिंग से रिलेटेड आपको इसमें मिल जाता है। कोई हेल्प चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो।
तो मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप पूरा चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज हमारे लेक्चर लास्ट था चैप्टर 1 का, लेक्चर नंबर 11। और हमारे आप अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारी ये प्लेलिस्ट, इस पे सारे लेक्चर पोस्ट होंगे, CCC के A to Z सारे कोर्स। धन्यवाद। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 में कल।